नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे मौत पर मचे बवाल की। अलवर में लोगों ने थाने का घेराव किया। इसके साथ ही बताएंगे क्यों रेजिडेंट्स ने खोला है मोर्चा। इसके साथ ही बात होगी न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। तो साथ ही दिखाएंगे कहां कहां आग ने मचाया तांडव। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत अलवर की खबर के साथ, जहां मौत पर बवाल मचा हुआ है। अलवर में युवक की मौत पर बवाल है। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं परिजन। अलवर की तस्वीरें, जहां पर थाने का घेराव करके परिजन बैठे हैं। आरोप है कि पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हुई है और पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हुई है। अभियान के दौरान 43 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया था और परिवार वालों का आरोप है कि जरूरत से ज्यादा इस युवक को वहां पर पीटा गया। सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया था, जिसके दौरान इन लोगों को पकड़ा गया और इसमें से एक की पिटाई के दौरान मौत हो गई। की वेरीफाई करने के लिए कौन आदमी कहाँ का रहने वाला है, उसकी सत्यापन करने के लिए कितने लोग लाए थे? वो करीबन आए थे 42-43 लोग थे जी। एक इनका आरोप यह है कि इनके साथ मारपीट की गई। पुलिस पर इनके ये चोट के निशान भी अपने शरीर पे दिखा रहे हैं। हकीकत ऐसा है, किसी ने नहीं मारा है इनको। मारपीट की पूरी टीम है हमारे पास है। यहाँ लाए जो सीसीटीवी फुटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही बताना चाहूंगा, कोई किसी ने, पुलिस ने किसी को भी एक डंडा नहीं मारा। जो मर्द थे, हमारे मर्द को लेडीज बाल पकड़ के खींच लाए उनको। जो अमर सिंह था नंबर 1 पे, मेरे भाई की जुग्गी आती थी, तो सबसे पहले उनको अकेले को यहाँ पे लाया थाने में, और बाकी को लोग को कम से कम 20-25 जने को बाद में लाया। अकेले अमर सिंह को पहले ही लाया। जब लॉकडाउन के समय भी ये लोग यहीं पे स्थापित रहे ताकि दूसरी जगह नहीं जा पाए। सामने सबके ये लोग एमपी के रहने वाले, और पुलिस इनको उठा के लेके आती है। 43 लोगों को उठा के लेके आती है, और जो अमर था जाते ही पुलिस उस पर हाथापाई करती है। उसको विकास सागवान ने मारा है। अब हमारी डिमांड ये है कि अगर उनकी चोट से और पुलिस की चोट से उसके मारपीट हुई है, मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो फिर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला? जी आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। अलवर पुलिस की कार्यशैली हमेशा विवादों में रहती है, उसी का एक नमूना यहाँ देखने को मिला है। दरअसल शनिवार रात को पुलिस के द्वारा अलवर में बढ़ती चोरियों की वारदात को देखते हुए एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो झुग्गी झोपड़ी बाहर से आकर के मध्य प्रदेश, यूपी और अन्य राज्यों से आकर के जो लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं या अन्य काम करते हैं, उन लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां बना रखी हैं। वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। जो हनुमान चौराहे के पास नमन होटल के समीप एक एमपी से लोग आकर के यहाँ बसे हुए हैं, उनकी वहां सर्च किया गया था। वहां से 43 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया था और उन्हें लाकर के थाने लाकर से पूछताछ की गई और उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि जब कल इन लोगों को रविवार को छोड़ा गया था, उस दौरान इसके जो अमर सिंह नाम का युवक है, उसके नाक और कान से उसको खून आ रहे थे और उसने परिजनों को बताया कि उसकी थाने में पिटाई गई, इसकी वजह से इसकी हालत बिगड़ी है। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद आज परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। वहीं पर जो एनईबी थानाधिकारी हैं सुरेश कुमार, उन्होंने पुलिस पिटाई के आरोप को इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है, पुलिस ने कोई पिटाई नहीं की। हाँ, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और लोगों को लाकर के थाने उनका वेरिफिकेशन किया। तो कहीं न कहीं पुलिस ये मान रही है कि वहां जाकर के कार्रवाई की गई थी और परिजनों का जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद के पिटाई से मौतों से सामने आएगा। जी राजेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अब बात उस अफवाह की जिसने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह 8 बजे हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को फोन कर बताया कि बस स्टैंड पर बम है और कभी भी फट सकता है। अफरा तफरी मच गई। निहालगंज थाना पुलिस मानो हवा से बात करती हुई मौके पर पहुंची। 1 घंटे तक चप्पा चप्पा छाना गया, सर्च अभियान चलाया गया। काफी पसीना बहाने के बाद यह सामने आया कि वहां किसी ने बम प्लांट नहीं किया है। किसी ने फोन पर झूठी खबर दी थी। वो कौन था, उसका मकसद क्या था, पुलिस ये तलाश रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इधर सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बस स्टैंड पर एक लावारिस सेंट्रो कार खड़ी मिली। कार में चाबी लगी थी पर उसके मालिक या ड्राइवर का अता पता नहीं था। फिलहाल निहालगंज पुलिस कार को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई है और इसकी भी जांच की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धौलपुर संवाददाता हरिवीर से बात करते हैं। हरिवीर, जब पूरा सर्च अभियान चलाया गया तो उस दौरान ये पता नहीं चल पाया कि वहां पर जो है वो बम है। क्या उस फोन करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है? पुलिस को किसने फोन किया था और जो कार अपने साथ पुलिस लेकर गई है उसके मालिक का पता चल पाया? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये अभय कमांड को सूचना मिली थी कि किसी ने रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर बम की सूचना की खबर दी थी। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और 1 घंटे तक का सर्चिंग अभियान चलाया। उसके बाद में वहां पर कोई बम नहीं मिली और उसके बाद में एक वहां पर कार मिली है और उसको पुलिस थाने ले गई है और उसके अभी मालिक का पता नहीं चल पाया है। अज्ञात कार है और कई बार ये आरोपी है जो पुलिस को कई बार सूचना दे चुका है, करीब 3 बार सूचना दे चुका है, झूठी अफवाह देता है और उसके बाद में पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और थाने पर ले गई है। उसके अभी मालिक का पता नहीं चल पाया है। जी हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीएम गहलोत की आरपीएससी को सौगात, हाईटेक बिल्डिंग का शिलान्यास कार्यक्रम। आरपीएससी परिसर में यह हाईटेक बिल्डिंग बनेगी। ये प्याज हो या कुछ भी हो तो बनती जा रही है, बनी हुई है और युवा लोग ऐसी संस्थाओं को बड़े सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। लोग बाग यहाँ तक कि इसको भर्ती का मंदिर भी कहते हैं और इसलिए इसकी मंदिर रूपी पवित्रता और मंदिर रूपी सत्यता, निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए आरपीएससी के सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, जिस तरह का प्रेजेंटेशन अभी बताया गया और जिसमें ये इंडिकेट किया कि न केवल राजस्थान बल्कि देश के विभिन्न जगहों पे भी इस बात को स्वीकार किया गया कि आरपीएससी का कार्य निश्चित रूप से अच्छा है और इसे और अच्छा बनाए रखें, ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है। कुछ बातें हैं जो मेरे को आपको निवेदन करनी है, जो मेरे को डीओपी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आपके यहाँ से लगभग 20-25 प्रस्ताव आए थे पिछले 5-6 महीने में और उनमें से अधिकतर प्रस्तावों पे स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। अब मैं एक एक बोलूंगा तो समय लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मूलतः आपके जून से लगा के अभी तक के जितने भी प्रस्ताव आए हैं, चाहे वो हार्ड ड्यूटी के हो, रिव्यू डीपीसी के हो, महंगाई भत्ते के हो, हाई स्पीड लेजर प्रिंटर की बात है, अतिरिक्त बजट की बात है, विद्युत कार्य की स्वीकृतियां, आवश्यक सुविधाएं, वार्षिक व्यय सीमा, कॉन्फ्रेंस फंड, सीसीटीवी कैमरा, एयर कूलिंग सिस्टम, एसी बिल आहरण, अतिरोपित अधिशास्ती एसी बिल की स्वीकृतियां और भी जो भी आपके प्रस्ताव आए वो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि डीओपी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखते हैं, तो समस्त स्वीकृतियां माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर जारी हुई है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इन सारी स्वीकृतियों से आपकी कार्यक्षमता में, आपके कुल मिला के जो वर्क कल्चर है उसमें सुधार आएगा और ये प्रतिबिंबित होगा कि सरकार की स्वीकृतियों से आयोग का काम और सहज, सरल एवं सटीक हुआ है। मूलतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके जो 3 मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं जो कि विचाराधीन है। एक सर जो इनकी मांग है कि जो मेंबर साहब हैं और जो जर्नलिस्ट चेयरमैन तो चूंकि अन्य सेवाओं से आते हैं इसलिए उनकी ये दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो मेंबर्स हैं इनकी पेंशन की बात का एक मुद्दा ये उठा रहे हैं कि इनको सुविधा वो मिलनी चाहिए, जो सर हम अभी विचाराधीन है, इस पे कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। कुछ 1-2 राज्यों का जिक्र ये कर रहे हैं कि वहां पे भी ऐसी व्यवस्था है, तो इस पे मैं सोचता हूँ कि सरकार पे जो भी होगा उचित फैसला किया जाएगा। एक और मुद्दा सर, ये जो नियमों की बात हो रही है कि जिसका सार ये है कि
सदस्य के पद को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष किया जाए और एक हाई कोर्ट जज की स्टेटस के हिसाब से इस तरह का एक मसौदा बना के यूपीएससी ने आरपीएससी ने हमको भेजा था। वो भी मैं सोचता हूँ कि डीओपी में विचाराधीन है, उस पर भी कोई निर्णय होगा। एक बात जो आपने कही कि कैलेंडर और जो रिक्वेस्ट इन टाइम की बात कही, ये सही बात है, क्योंकि आपका कैलेंडर हमारी रिक्वेस्ट पर निर्भर करता है। तो हम सभी विभागों से भी ये कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आपकी जो बात है कि अगर सभी विभाग अपने सही समय पे रिक्वेस्ट भेज दे, लिहाजा आप उसका कैलेंडर समय पे जारी कर पाएंगे। अंत में मुझे एक बात और कहनी है, जो कि पेपर और मूल्यांकन की बात आपने बताई, काफी इनोवेशंस हुए हैं और उन इनोवेशन से मैं सोचता हूँ कि आपकी कार्यक्षमता एवं उसमें जनता में छवि में निश्चित रूप से सुधार हुआ होगा। लेकिन ये जो तो सीएम गहलोत का आज का कार्यक्रम, सीएम गहलोत आज 2 महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। शाम 4 बजे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर मीटिंग होगी। 5 बजे रबी फसल के लिए बिजली की उपलब्धता पर बैठक होगी। 1 जनवरी से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सीएम बैठक लेने जा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लगातार जो है वो उनका कंसर्न रहता है कि जो बाजार में मिलने वाले उत्पाद हैं उनमें शुद्धता बरती जाए। क्या ठोस कदम इस पर जो है वो उठाए जाएंगे? इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कृषि के लिए बिजली की उपलब्धता, ये बहुत जरूरी है कृषि के लिए। क्या इसके लिए कोई अलग से जो है वो किसानों के लिए कवायद शुरू करने की योजना है? दिनेश, अब बिल्कुल देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से शुरू होने वाला है 1 जनवरी से। और पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि पूरे 2 साल तक जो है ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। तो आज की बैठक जो होने वाली है इसमें एक तरीके से रूपरेखा तय की जाएगी कि किन किन विभागों की इसमें भागीदारी रहेगी, खासतौर से क्योंकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये पूरा जो ऑपरेशन है वो संचालित किया जाता है। लेकिन दूसरे जो संबंधित विभाग है, चाहे वो खाद्य हो, नागरिक आपूर्ति विभाग हो, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, इन सब की किस तरह की भागीदारी रहेगी इसको लेकर जो है इसमें चर्चा की जाएगी। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर सीएम अशोक गहलोत का खास फोकस है। ये कहा गया था सीएम अशोक गहलोत की ओर से कि मिलावटखोरों पर किसी भी तरह की जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी मिलावटखोरी करता है उसे सख्त से सख्त जो है वो सजा दिलवाई जाए। तो युद्ध अभियान शुरू होने वाला है। इसके साथ ही जो दूसरी बैठक जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर दौसा से, फर्जी पपला गुर्जर गिरफ्तार हो गया। डॉक्टर से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी में गिरफ्तारी हुई है। पपला के नाम से फोन पर रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आशीष, संवाददाता दौसा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आशीष, पुलिस ने फर्जी पपला को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आशीष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में डॉक्टर को पपला के नाम से शख्स ने फोन करके रंगदारी मांगी थी 5 लाख रुपए की। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत की और उसके बाद में जब इस पूरे केस की तहकीकात की गई तो ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने पपला के नाम से फोन किया था। एक बार फिर से कोशिश करते हैं आशीष से बात करने की। आशीष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है आशीष। आशीष, जब पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल आसिफ, 3 दिन पूर्व इस जो ये फर्जी पपला गुर्जर है, जिसका नाम वास्तविक नाम कालू गुर्जर है, जो केसरी का बाज गांव का रहने वाला है, इसने एक चिकित्सक को फोन किया और चिकित्सक को फोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। कहा कि 5 लाख रुपए की व्यवस्था करो, नहीं एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जिसके बाद जो चिकित्सक था वो काफी घबरा गया और उसके बाद में चिकित्सक यूनियन की बैठक हुई। बैठक के बाद में सभी जो चिकित्सक हैं वो महुआ थाने में पहुंचे और मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने जो मोबाइल की जो कॉल डिटेल के आधार पर उसकी जांच पड़ताल शुरू की और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मंडावर थाना क्षेत्र के केसरी काबास निवासी कालू गुर्जर है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और खुद एसपी अनिल बेनीवाल इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का काम बहिष्कार हुआ। इमरजेंसी लेबर रूम नहीं होगा प्रभावित। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की जा रही है। तो चलिए अब आपको रेजिडेंट्स कार्य बहिष्कार की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर, उदयपुर और कोटा की है, जहां रेजिडेंट्स ने मोर्चा खोल रखा है। रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। और जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार पर हैं और विरोध है नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी का। आज से जो है वो मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ गई हैं। इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी बिल्कुल जेन्युइन और बेसिक मांगे हैं और बहुत गंभीर मुद्दा है। एक्चुअली जो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग है वो लगातार कानूनी दावपेच में अटकती जा रही है और जो बैच 6 महीने पहले आ जाना चाहिए था वो उसके अभी तक आने वाले 6 महीने में भी आने के आसार प्रतीत नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेजिडेंट्स की कमी की वजह से हॉस्पिटल। मैं समझता हूँ कि समय के साथ साथ में आपने नवाचार भी किए हैं, जिसका अभी उसमें प्रेजेंटेशन में रिजल्ट आई तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर ये कह सकता हूँ कि ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। 21st सेंचुरी आ गई है। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि आईटी और कंप्यूटर का युग आएगा, तो वो आ भी गया। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन भी है। तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब नवाचार ऐसे हों जिससे कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी सब तरह से हो, एग्जाम में भी, पेपर सेटिंग में भी और एप्लीकेशन देने में भी, जो बताया गया प्रेजेंटेशन में, परिणाम आने में भी, सब तरह से ट्रांसपेरेंसी कैसे हो। अब संभव भी है, आईटी के बाद में संभव है कि समय का बचाव और हम लोग कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं प्रदेशवासियों में भी, आम नागरिकों के अंदर भी और जो एग्जाम देते हैं बच्चे उनको भी अंदर भी। और उसके लिए आपने काफी अच्छे इवन टोटलिंग तक की बात आपने बताई कि किस प्रकार से डीपीसी का मॉडल और ग्रीवेंसेस पोर्टल, सिलेबस की स्केलिंग की जो जेंडर थी वो समाप्त होगी। तो मैं समझता हूँ कि सभी तरह से, क्योंकि इससे डिस्प्यूट कई बार कोर्ट में चले जाते हैं, उसके कारण से लंबा खींच जाता है। नौकरियों का सिलसिला इतना लंबा खींचता है कि लोगों में निराशा के भाव पैदा होते हैं। फिर सरकार कभी अपील करती है, कभी कुछ लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो कितना लंबा अरसा लगता है अनावश्यक रूप से। तो जो एक प्रकार से भर्ती जब प्रारंभ होती है या घोषणा होती है तो लोगों को जो खुशी की लहर होती है, पर ये जो अटकाव आते हैं कई बार, तो मैं समझता हूँ कि साल 2 साल 4 साल लग जाते हैं। आरपीएससी भी कई बार 2018 का निकाल रहे हैं या 2000 उसके पहले के निकाल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से माहौल समाप्त होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनुअल का आपने जो ये 20 साल पहले बनी थी और वापिस आपने इसको अपडेट किया है, इस बात की मुझे विशेष खुशी है कि मैनुअल के आधार पे फिर यूपी आरपीएससी का काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो सकेगा। आरपीएससी हो या जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज का बोर्ड बना है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है भर्तियों की और समय बहुत लगता है आईटी के उपयोग के बावजूद भी, इसलिए
ये जो बोर्ड बना है उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कई बार कई कारण से वक्त लग जाता है और सरकारी भर्ती काफी निकाल रही है, क्योंकि मुझे कहते खुशी है कि अभी वर्तमान सरकार आने के बाद में करीब 97,151 तो नियुक्ति दे दी गई है, जिसमें आरपीएससी और सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड का दोनों की परीक्षा परिणाम भी 34,580 घोषित किए गए, साक्षात्कार 41 हो गए हैं। परीक्षा आयोजित परिणाम होने शेष है, आयोजित होगी परीक्षा 14,716 और विज्ञापन भी प्रकाशित हुए 13,336। विज्ञापन जारी किया जाना अभी शेष है 30,894 का और न्यायालय में विवाद बहुत कम हो गए 1361, पहले बहुत ज्यादा थे और सरकार ने भी कई पहली बार एसएलपी या जो अपील की हुई थी उनको वापस विड्रॉ भी किया है, पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है। तो करीब 1,92,000 × 80 नौकरियां ये दी जा रही है अभी तक की जो आंकड़े हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई कि इन सब बातों के बावजूद भी जो परीक्षा सेटिंग में भी और जो ये पेपर लीक होना, ये बड़ी चुनौती बन गई देश के सामने। कल यूपी का जो हुआ है तो यूपी के सीएम ने क्या बोला आप देख सकते हो कि भाई किस रूप में उनको कहना पड़ा। तो ये जो स्थिति राजस्थान में भी हर परीक्षा पे क्वेश्चन मार्क उठने लग गया, चाहे वो सही भी हो तब भी थोड़ा बहुत भी अगर मान लो कमी रह गई है तो एक अवसर मिल जाता बोलने का, कमेंट करने का, मीडिया के अंदर फिर ट्रायल शुरू रहती। तो कैसे हम और परफेक्शन ला सकें इसकी तरफ मैं समझता हूँ विशेष ध्यान देने का सकता है। परफेक्शन ऐसा हो जिससे कि ये नौबत ही नहीं आए किसी को क्वेश्चन मार्क पैदा करने की, कि ये डाउट क्रिएट होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है। उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है और लीक हुआ होगा, कितने लोगों ने क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चंस पैदा होते हैं मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं आए, क्योंकि ये बहुत गोपनीय काम होता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है पेपर सेटिंग के अंदर भी। तो तमाम तरह से मैं देखता हूँ कि जो स्थिति है वो जितना आप ज़्यादा बारीकी से जाएंगे आरपीएससी चेयरमैन और मेंबर से मिल करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से सब काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा परिणाम अच्छे देने में और पब्लिक का विश्वास गेन करने में आप लोग कामयाब होंगे। सवाल अभी आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी का भी साथ साथ सरकारी क्रेडिबिलिटी आ गई है। लोगों में लगता है ये क्या हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के बोर्ड के हों चाहे कोई हो, पर लोगों में एक धारणा है कि सिलेक्शन क्या होता है, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। और आपने जो कुछ समस्या बताई है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। सीएस ने खुद ने इस बात को माना भी है कि जो स्टाफ की कमी है या जो भी कमी आपने बताई है और जो फाइनेंस में आपने भेज रखा है, हम उनको प्रायोरिटी देखेंगे कैसे इसको लागू करवा सकें, क्योंकि ये भी अपना बहुत जरूरी है कि इतना वर्कलोड हो जाता है तो फिर क्वालिटी में फर्क पड़ता है, कितनी कोशिश कर लें तो फर्क पड़ता है। और क्वालिटी होना आरपीएससी की जो स्थापना आप समझ सकते हो कि आज़ादी मिलते ही हो गई। पंडित नेहरू ने जो सोच रखी थी उस वक्त में IIT, IIM और एम्स और जो ये संस्था बड़ी बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बने हैं, ये सब उनकी सोच थी जो दूरदृष्टि के रूप में वो लाए थे सामने, और उसी का परिणाम है कि वो संस्थाएं वैज्ञानिक बाद में इसरो भी बन गया और सब कुछ आज देश में सब क्षेत्रों में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। और बाकी तो जो आपके इंटरव्यू के बारे में आपने कहा, आप नवाचार करते रहे भी कैसे हम लोग ये प्रोसेस करें जिससे कि सिलेक्शन सही हो। अब यूपीएससी की बात जो बार बार मैं भी कहता रहता हूँ और आप लोग भी बात करते हो, कैलेंडर को लेके भी है, ये बहुत जरूरी है कि वो भी एक विश्वास पैदा करेगी, क्योंकि अभी क्या है कि डीओपी की ड्यूटी भी है कि आप भाग रखें। मिस्टर कुमावत थे तब भी प्रयास हुए थे, बाद में वो बात खत्म हो गई। फिर आज मैं कहना चाहूँगा एक मुबारक मौका है कि आप समय पर
भेजें, कितनी रिक्वायरमेंट आपको है। जितना आप समय में भेजेंगे तो आरपीएससी को कहने मौका नहीं मिलेगा अब कि हम क्या कर सकते हैं जब सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इश्यू है और इसको भी हमें इसको हल करना चाहिए। और जितना ज़्यादा इंटरव्यू के बारे में भी आप लोग सोच लें कि किस हद तक इंटरव्यू रखे हैं, क्योंकि ये कई बार डिबेट का विषय बन जाता है कि कई जगह तो इंटरव्यू रखे कि नहीं रखे, आवश्यक है क्या, वो तक की चर्चा होती है। ये तो आप ज़्यादा जानते हो अपने अनुभव से कि कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा प्रोसेस में, सिलेक्शन में, उतना ज़्यादा लोगों में विश्वास जमता है। तो वो तो क्योंकि कई हो सकता है कई नौकरी के अंदर तो इंटरव्यू करना जरूरी भी हो। ये तमाम देखने की बात है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। पर ये कैलेंडर एक ऐसा हो जाए जिससे कि लोगों में लगे हाँ मतलब अब कैलेंडर बन गया, अब समय पर नौकरी मिलेगी और लगेगी और प्रोसेस ही पूरा होगा। बाकी जो है पेंशन के बारे में आपका सवाल उठता रहता है, आप भी नहीं बल्कि ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी और आपके सूचना आयुक्त वाले भी सब लोग बड़ा होते हैं। तो मैंने कह रखा है कि आप जरा CS ऑफिस को देखें कि जो रिटायर्ड आते हैं लोग या गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं उनको तो पेंशन मिल जाती है, पर जो पब्लिक के लोग आते हैं वो पेंशन मिलती नहीं है। और शायद आरपीएससी में मेंबर बनने के बाद में शायद वो कहीं काम भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि उसके लिए हम फैसला करें जिससे कि मतलब ये जो मांग है वो मांग जायज भी है। और ये बात लागू होती है सूचना आयुक्त के लिए भी, वहाँ भी जो सर्विस में नहीं होते वो आदमी देखता भी कब क्या होगा। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें हम ध्यान देंगे। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रेजेंटेशन दिया है और जो लोग आज इससे जुड़े हैं उन सबको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हमारा पूरी तरह रहेगा ध्यान किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि ये सर्विसेज जो स्टेट सर्विसेज होती है इम्पोर्ट RS है, RPS, RFS या PWD की, मेडिकल हेल्थ की, एजुकेशन की, ये सब PhD, ये सभी सेवाएं जितना अच्छा सिलेक्शन होगा मैं समझता हूँ उसके बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। तो यही सोच के मैं समझता हूँ कि जो आज आपने प्रेजेंटेशन दिया है उसके आधार पर ही आप काम करते जाएं और जो जो मामले आएंगे सरकार के सामने उसको हम हल करेंगे, हम हमको विश्वास दिलाते हैं। ये बात कहता मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि एक नया भवन बनेगा तो उसमें सुविधाएं मिलेगी लोगों को। आपने कहा साक्षरता बोर्ड और गोपनीय कार्य वगैरह के लिए नए भवन की आवश्यकता भी थी, जो मैं समझता हूँ कि टाइम बाउंड समय निर्दिष्ट करके आप लोग बनाएंगे। एक बात जो आई है इंटरव्यू के लिए प्रमोशन के लिए आती है डीपीसी के लिए ये कोई अहम और प्रतिशत सवाल नहीं है कि अधिकारी वहाँ जाए या मेंबर यहाँ आए, ये कोई प्रतिशत सवाल नहीं है। सारे जो क्या कहते हैं बस्ते ले जाना पड़ता है वहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि सचिवालय में आरपीएससी का एक विंग बन जाए। ये एक मतलब आरपीएससी का अपना सम्मान तो रहना ही चाहिए। तो सचिवालय में एक रूम ऐसे बन जाए, रिजर्व हो जाए, वो सब आरपीएससी के लिए ही हों। इसका मतलब आरपीएससी की एक एक्सटेंशन हो गया सचिवालय के अंदर। वहां बैठ करके आप जो है मेंबर भी आए और अधिकारी वही पहुंच जाए, आपको सुविधा हो उनको सुविधा हो जाए। और ये समझता हूँ कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें आप लोग इसको निर्णय करें कि सचिवालय में आपका ई विंग बन गया तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा आपको सरकार के साथ में आपका लिंक जो है और मजबूत होगा आरपीएससी का। और काम तो पड़ते रहते हैं आपस के अंदर। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप रहता है डीओपी में या आपके बोर्ड के अधिकारियों में भी, और कितनी कोशिश कर लो तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है आप मेरे कुछ स्टाफ के लोग यहाँ परमानेंट बैठ जाए। आरपीएससी के एक आदमी 2 ऑफिसर यहीं बैठ जाए या हम पोस्ट क्रिएट कर देंगे आपके लिए। उससे क्या होगा कि एक प्रकार से वही बैठ के सिलेक्शन वो प्रमोशन के लिए आप बता रहे हैं। ये काफी दिनों से मामला पेंडिंग था, मैं समझता हूँ इसको भी आप हल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको सबको। हमारे चेयरमैन साहब को बधाई दे रहे हो आप लोग। ये विदाई समारोह भी इनका है साथ में। तो जितने लोग बैठे हुए हैं आप सबकी तरफ से मैं चेयरमैन साहब को
बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने अच्छा काम किया और अब इनकी विदाई समारोह भी होने वाला। और ब्रेक के बाद बात करेंगे खबर के दमदार असर की।